नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे। हम लोग रसायन शास्त्र का प्रथम अध्याय के अंतर्गत हमारे परिवेश के पदार्थ देख रहे थे, जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक प्रकृति और उस भौतिक प्रकृति के आधार पे जो 5 अवस्था में हम लोगों ने पदार्थ को बांटा था, उसमें से 3 अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। पिछला वीडियो में सारा चीज़ दिया गया है 1 बाय 1। बहुत सारा एमसीक्यू उस वीडियो को देखने के बाद ही सॉल्व होगा। अगला वीडियो आप लोगों का एमसीक्यू से रिलेटेड आएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज हम लोग जो अगला टॉपिक हम लोगों को देखना है, प्लाज्मा की अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी चौथी और पांचवी अवस्था के बारे में जानकारी हम लोग को लेना है, जो कि अभी फिलहाल में इसके बारे में हम लोग को मतलब तुलनात्मक रूप में ठोस, द्रव और गैस को तो हम लोग बहुत पहले से ही देखते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। तो ये 2 अवस्था बाद में जोड़ा गया होगा। हो सकता है शायद आप लोगों को कभी ये अवस्था को ध्यान नहीं भी दिए होंगे, बहुत कोई में से। चलिए, लेकिन इसके बारे में क्लास 9 में ही चर्चा किया गया है, एनसीईआरटी बुक के में ही चर्चा किया जा चुका था। तो हम लोग जो पिछला वीडियो में अभी तक देख चुके हैं, पदार्थ के सामान्य गुण देख रहे थे, उसमें से हम लोग आकृति, आयतन के बारे में देखे कि ठोस, द्रव और गैस में किस तरह का रिलेशन होता है, कैसे तुलनात्मक अध्ययन हम लोगों ने किया। फिर अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक स्थान, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होता है, तीनों में ठोस, द्रव, गैस में किस में ज़्यादा डेंसिटी होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी का क्या तुलनात्मक रिलेशन है, ठोस में ज़्यादा होता है या गैस में होता है या ये द्रव में होता है। तो ये सब सारा चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में, सब्लिमेशन क्या होता है, ये सब सारा वीडियो हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा अवस्था। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को हीट किया जाए, जैसे ठोस है, अगर उसको हम लोग एनर्जी दें, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएं, तो ये अपना अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि इसके कण में एक प्रकार का काइनेटिक एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी आने के कारण इसके कण जो होते हैं एक दूसरे से दूर भागते हैं, और दूर भागते हैं तो बीच का स्थान ज़्यादा होता है, और इस बीच के स्थान के गैपिंग ज़्यादा हो जाने से इसकी अवस्था में परिवर्तन आता है। तो ठोस द्रव में, और द्रव फिर गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे ताप बढ़ा है तो द्रव, द्रव का ताप बढ़ा है तो गैस। लेकिन आप सोचिए, अगर गैस का भी ताप को बढ़ाया जाए, लगातार गैस का इसमें हीटिंग किया जाए, इसमें तापमान को एकदम बहुत टेम्परेचर को बढ़ाया जाए, तो कौन सा अवस्था आएगा? तो इसको बढ़ाने से एक नया ही अवस्था हमको दिखाई देता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी कि गैस का टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक नया ही अवस्था हमको ठोस, द्रव और गैस की तुलना में एक अलग प्रकार का, एक भौतिक गुण वाला, अलग भौतिक गुण वाला अवस्था मिलता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो ये प्लाज्मा अवस्था आपको सूर्य में देखने को मिलता है, क्योंकि सूर्य में आप लोग को पता है कि तापमान बहुत अधिक है। तो इस तरह से सूर्य जैसे तारे हो गए, इस तरह में प्लाज्मा अवस्था हमको देखने को मिलता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन उसको समझने से पहले एक चीज़ समझते हैं। अगर किसी भी चीज़ का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका एनर्जी जो होता है वो बढ़ता है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो मैटर से मिलके क्या हुआ है, बना हुआ है। पदार्थ अधिकतर जो है 118 तत्व है, और 118 तत्व में हम लोग पढ़े हैं कि तत्व जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसको ज़्यादा एनर्जी मिलने पे वो अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं, और कभी कभी तो वो जो अपने ऑर्बिट होता है उसको भी त्याग देते हैं। और हम लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है एक दिशा में प्रवाह होने लगे तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो करने लगेगा। तो इस तरह से अगर किसी भी चीज़ का एनर्जी अगर हम बढ़ा दिया जाए तो उसमें एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, और एक तरह का लाइट आपको देखने को मिलता है। और इसी के सहायता से हम लोग फ्लोरोसेंट बल्ब और नियॉन बल्ब का निर्माण करते हैं या इसका यूज करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो फ्लोरोसेंट आपको पूछा जाएगा, फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में पदार्थ की किस अवस्था का वहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। तो फ्लोरोसेंट और नियॉन बल्ब में पदार्थ की 5वीं अवस्था का यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोस-आइंस्टीन, जिसको प्लाज्मा के नाम से इसको हम लोग जान रहे हैं। आप इसको चौथी, पांचवी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ 5वां अवस्था एनसीईआरटी में यहाँ पे बोलता है कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो प्लाज्मा को आप चौथा अवस्था या 4th अति कर सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लाज्मा अवस्था के बारे में कर सकते हैं कि प्लाज्मा जो है उसका प्रयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब में किया जाता है, और नियॉन बल्ब में। नियॉन बल्ब में जैसे नाम ही है नियॉन बल्ब, तो इसमें किसमें कौन सा गैस का यूज किया जा रहा है, नियॉन गैस का। लेकिन फ्लोरोसेंट ट्यूब में जो होता है वो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपको इसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसको आपको जानना है। तो वही चीज़ यहाँ दिया है कि गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की रंग या चमक होती है। जैसे जो भी गैस होता है उसका अपना एक चमक होता है, तो इसके कारण सूर्य और तारों में भी क्या होती है, चमक देखने को मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग गैस डाल के बल्ब का अलग अलग कलर हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे हीलियम है, नियोन है,
आर्गन है, क्रिप्टन है, इस तरह से अलग अलग गैस होते हैं, तो उसको हम आयोनाइज करके अलग अलग कलर का लाइट हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो उसमें जो लाइटिंग होता है, तो इसमें भी ये जो अवस्था होता है ये भी प्लाज्मा अवस्था होता है और इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते हैं। इसीलिए कहा जाता है लाइटनिंग में अगर किसी के ऊपर पड़ जाता है तो वो पैरालाइज भी हो सकता है। तो इस तरह से लाइटनिंग है। आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जो अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूगोल में, तो ये घटना भी जो होता है वो एक तरह से प्लाज्मा अवस्था के कारण ही होता है। अगला जो अवस्था हम लोग का या लास्ट पांचवा अवस्था होगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में यहाँ पे इसे बहुत रेयर कंडीशन में इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसका सामान्य एग्जाम्पल आपको देखने को नहीं मिलता है, मतलब इस अवस्था को हम प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए लगभग हमको 0 डिग्री केल्विन तक जाना पड़ता है। यानी कि 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री केल्विन तक जाना पड़ता है, यानी अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो -273 डिग्री सेल्सियस हमको यहाँ पे ले जाना पड़ता है। इस टेम्परेचर को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस अवस्था के बारे में सबसे पहले हम लोगों के भारतीय वैज्ञानिक 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस जो हैं इसके बारे में कुछ कैलकुलेशन किए थे, और इस कैलकुलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नए अवस्था के बारे में, पदार्थ के नए अवस्था के बारे में एक भविष्यवाणी की थी। और इसीलिए यहाँ पे जब इस नए अवस्था को प्राप्त किया गया तो उस अवस्था का नाम इन दोनों वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखा गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इस प्रकार से यहाँ पे इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए 2001 में 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी 2001 में मिला। एक थे एरिक ए कार्नेल, दूसरे थे उल्फ गैंग केटरले और काई ई वेमन। तो इस तरह से ये तीनों वैज्ञानिक के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखिए क्योंकि इससे सवाल आपका बन सकते थे। इनको नोबेल पुरस्कार यहाँ पे मिला था। तो यहाँ पे वही चीज़ रखा, अगर आपको कहा जाए कि 5वीं अवस्था को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, तो बोला जाता है कि इसका घनत्व को बहुत ही कम रखना पड़ता है और तापमान भी बहुत ही कम करना पड़ता है। लगभग 0 डिग्री केल्विन के आसपास तापमान को कम करना पड़ता है, तभी ये अवस्था को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और थोड़ा भी टेम्परेचर अगर बढ़ा या अगर आपका इसका डेंसिटी अगर बढ़ गया तो हम लोग ये अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये अवस्था बहुत रेयर में है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस अवस्था को बनाया भी गया था, लेकिन बहुत कुछ सेकंड के लिए ही ये अवस्था रहता है, उसके बाद ये अपने अवस्था में परिवर्तन कर देता है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो 5 अवस्था के बारे में अध्ययन किए, जिसमें हम लोग देखें कि ठोस जो होता है उसको गर्म करने पर ये द्रव के रूप में बदल जाते हैं, द्रव को अगर गर्म करें तो गैस के रूप में बदल जाते हैं, और गैस को अगर गर्म करें तो ये प्लाज्मा के रूप में बदल जाते हैं। और यही ठोस को बहुत ज़्यादा ठंडा करें तो ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का एक फॉर्म आता है। तो एक सवाल आपको पूछा जाता है, एनर्जी जो है ऊर्जा के बढ़ते और घटते क्रम में सजाएं। तो आपको बस इतना याद रखना है, इसको बहुत कम टेम्परेचर पे प्राप्त किया जा रहा है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, तो एनर्जी सबसे कम होगा। अब प्लाज्मा यानी सूर्य जो है प्लाज्मा का उदाहरण है, तो एनर्जी इसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से अगर एनर्जी को बढ़ते क्रम में हम सजाएं तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, फिर ठोस, फिर द्रव, फिर गैस और फिर प्लाज्मा होगा। उसी तरह घटते क्रम में कहें तो इसको अपोजिट हम बोलेंगे। तो इस तरह से एनर्जी के बढ़ते क्रम घटते क्रम के आधार पे आपको सवाल पूछा जाता है, तो इस सब को आपको ध्यान में रखना है। इस सब से सवाल छोटे छोटे सवाल आते हैं, तो ये सब आपको अगर जानकारी रहेगा तो कोई भी सवाल बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरह से पहला चैप्टर जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देखिए। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।